हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 77, जो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 76 की वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। ओके, और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, और इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट चल रही है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 77 को। So the first question is, transfer of asset through revocable transfer comes under which section of Income Tax Act 1961? आप लोगों को ये बताना है कि जब रेवोकेबल ट्रांसफ़र किया जाता है एसेट का तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रेवोकेबल ट्रांसफ़र, यहाँ पे जो बात हो रही है क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, एसएससी की इनकम में ही इनकम को ऐड किया जाता है। जैसे कि सपोज उसने एसेट को ट्रांसफ़र कर मतलब एसेट को ट्रांसफ़र किया नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया तो क्लब की जाती है इनकम, है ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि रेवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है। रेवोकेबल ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र होता है कि जिसका अब मतलब आपने रेवोकेबल यानी कि उसका जो बेनिफिट है या फिर उसको रीट्रांसफ़र आप अपने आप दोबारा कर सकते हो। जैसे मान लो ए है, ए ने बी को इस कंडीशन पे ट्रांसफ़र किया हाउस प्रॉपर्टी कि वो उससे कभी भी वो वापस ले सकता है ना। यहाँ पे ये रेवोकेबल ट्रांसफ़र हो गया ना, परमानेंट ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ ना ये, तो ये होता है रेवोकेबल ट्रांसफ़र। और रेवोकेबल ट्रांसफ़र का सेक्शन आप लोगों को बताना है कौन सा है, सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 63 या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना इसका सेक्शन होता है सेक्शन 61। और मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 60 क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। और रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफर जिसमें ऐसा प्रोविजन है कि जो रीट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, जो एसेट्स हमने ट्रांसफर उसकी है उसका रीट्रांसफर हो जाएगा या उससे जो है जो उससे रिलेटेड पावर है वो रीएज्यूम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये होता है रेवोकेबल ट्रांसफर। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लबिंग इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट इज रेवोकेबल। अगर यहाँ पर इफ आएगा, अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट रेवोकेबल है तो क्लबिंग किसकी इनकम में होगी, इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरी यानी कि जिसको दी गई है, जिसको ट्रांसफर की गई है। ओके, exempt for 6 years for transfer after the lifetime of transfer in income of transferer, यानी कि इनकम ऑफ द ट्रांसफर में तब होगा जब हमारा जो ट्रांसफर है उसकी लाइफ जब वो मर जाएगा उसके बाद, या फिर सिंपली किस में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरर। तो बिल्कुल ये वाला डी ऑप्शन आएगा। जो अगर हमारा ट्रांसफर ऑफ एसेट रेवोकेबल है तो क्लबिंग किसकी इनकम में होगी, अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 61। ये आपको ध्यान रखनी है, इनके आपको नोट्स बनाने हैं। तो किस में होगा, इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। ओके, अब क्वेश्चन रिलेटेड है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लबिंग ऑफ इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम। तो जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो किसकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो फर्स्ट है ट्रांसफरर ऑफ द एसेट, सेकंड है फादर, सी है पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर, डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो अगर इसमें दो कंडीशन है, अगर पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट करती है मतलब वो अलग नहीं हुए हैं तो किस में होगा, वो पेरेंट यानी कि या मदर या फादर जिसकी इनकम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे थर्ड आंसर बनेगा। लेकिन अगर मैरिज जो है सबसिस्ट नहीं करती है यानी कि वो दोनों अलग अलग रहते हैं, जब मैरिज डज नॉट सबसिस्ट तो कोई किसकी इनकम में क्लब होगी, जिसके साथ वो रहता है प्रीवियस ईयर में, जिसके साथ मतलब जो मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसको नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन
कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं माइनर चाइल्ड की जो कि इंक्लूड नहीं की जाती इनकम ऑफ द पेरेंट में। कौन सी? जैसे मैनुअल वर्क उसने कोई किया है माइनर ने, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी से इनकम हुई है जहाँ पर उसकी एप्लीकेशन हुआ उसके स्किल का, टैलेंट का, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का और एक्सपीरियंस का। और एक चीज़ ध्यान रखना, माइनर चाइल्ड में हम लोग स्टेप चाइल्ड को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो चीज़ें साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, इसके आप लोगों को साथ साथ नोट्स बनाने हैं ज़रूर, ओके। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको, अगर पेरेंट्स की वैल्यू सब्सिस्ट करती है तो उसकी में क्लब होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनकम ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड शेल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। अगर मैं कहूँ फिजिकली हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड है, ठीक है, फिजिकली वो क्या है, हैंडीकैप्ड है, अभी जो हम माइनर चाइल्ड का पढ़ रहे हैं, तो उसकी इनकम किस में क्लब होगी? मदर और फादर हुज इनकम इज ग्रेटर, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अदरवाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, व्हेन द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मदर और फादर, ठीक है, हाउ मच द डिडक्शन विल बी अलाउड टू मदर और फादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अमाउंट पता होना चाहिए कि कितनी डिडक्शन मिलती है। देखो मैंने अभी आपको बताया माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब की जाती है, बट कितनी डिडक्शन मिलती है इस केस में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम्शन या एग्जाम्शन की हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्शन हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 1000 की, 1500 की, या फिर एक्चुअल इनकम जो क्लब की गई है, या फिर 1500, विच एवर इज लेस, या डी नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा। सपोज अगर हमें मतलब जो एक्चुअल इनकम थी उसकी 2000, ठीक, जो क्लब की गई है सपोज फादर की इनकम में, तो माइनस एग्जाम्शन मिल जाएगा 1500 की, तो 500 वो हो जाएगी। आपसे एग्जाम्शन ही पूछा है ना क्वेश्चन में, हो सकता है 1000 हुई हो उसकी इनकम, तो यहाँ पे थोड़े ना आपको 1500 की मिलेगी, विच एवर इज लेस, तो आपको कितने की मिलेगी यहाँ पर? 1000 की, ओके। नेक्स्ट देखिए, इनकम ऑफ माइनर सन इज ₹20,000, ठीक है, इनकम ऑफ माइनर डॉटर इज 12,000, और फादर की इनकम में हमने इंक्लूड करना है इनकी इनकम को, तो फादर को कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? एक चीज नोट कर लेना, पर माइनर चाइल्ड, ठीक है, पर माइनर चाइल्ड कोई लिमिट नहीं है, पर माइनर चाइल्ड 1500 की एग्जाम्पशन, 1500 की एग्जाम्पशन मिलती है, जो भी विच एवर इज लेस, जितना अमाउंट होगा, या 1500 विच एवर इज लेस। तो अगर माइनर सन की इनकम 20,000 है, ठीक है, यहाँ से 1500 पर माइनर अलग अलग मिलेगी, माइनर डॉटर यहाँ से 1500, तो यहाँ पर आपको 3000 की उनके फादर को जो है क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक्स जो है एक माइनर है जिसकी टैक्सेबल इनकम 50,000 है फ्रॉम इंटरेस्ट। हिज फादर वाई हैड 2 इंडिपेंडेंट बिजनेसेस ऑफ क्लॉथ एंड आयरन, जिनसे उनकी टैक्सेबल इनकम कौन सी है, कितनी है? 60,000 की क्लॉथ के बिजनेस से है, आयरन से 2,40,000 है। उनकी मदर की कोई भी इनकम नहीं है, तो ऑब्वियस है फादर की इनकम में ही क्लब होगी यहाँ पे, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे भी बोला है कि मैरिज जो है पेरेंट्स की सबसिस्ट करती है, तो वही देखते हैं जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो टोटल इनकम फादर की क्या होगी? पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि आयरन के जो क्लॉथ के बिजनेस से उनकी 60,000 है, आयरन के बिजनेस से 2,40,000 है, तो 3 लाख ये तो हो गई। अच्छा, उसके जो माइनर के मतलब माइनर से 50,000 की हो रही है वो क्लब करेंगे, बट मैंने आपको बोला था 1500 की हमें क्या मिलती है? एग्जाम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप 1500 लेस करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 48,500। तो 3 लाख बिजनेस इनकम, टोटल इनकम पूछिए 48,500, 48,500 हमारे ये वाले, तो कितना हो जाएगा? 3,48,500। तो ये मैंने आपको जो है, आपको इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वन। तो आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ओके। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं मैंने आपको बताया है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। और ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो भी आपको नई चीज़ लगती है किसी भी क्वेश्चन में, उसको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जल्दी जल्दी में उस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि हम बाद में उसे नोट डाउन करेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हम स्किप कर देते हैं
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें बाद में इसका बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, टिल देन कीप प्लानिंग। थैंक यू सो मच।